नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 ईयर डिग्री कोर्स में जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होना है, इसके आपके विषय अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग बात कर रहे हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में सेमेस्टर 4 मीन्स सेकेंड ईयर का जो सेमेस्टर 4 है उसके पहले पेपर के बारे में, जो कि है जूरिस्प्रूडेंस का। जूरिस्प्रूडेंस का जो आपका पेपर है उसको, उसके सिलेबस का अगर आप अध्ययन करें तो आप पाते हैं कि आपको जो सवाल पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो वहाँ पर स्टेट को लेकर के सवाल है, स्टेट का मतलब क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इसको किस प्रकार से है, डू यू एग्री दैट स्टेट मेक्स लॉ एंड इट इज सुपीरियर टू लॉ, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं राज्य को लेकर के। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सवाल लॉ को लेकर के पूछे गए हैं कि लॉ का मतलब क्या होता है, विधि की परिभाषा क्या है और विधि के गुण अवगुण क्या होते हैं। सॉवरेनिटी का जो सिद्धांत है उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर के सवाल पूछा गया है। विधि का प्रश्न एवं तथ्य का प्रश्न का मतलब क्या होता है। सोशल चेंज का और लॉ का क्या स्थिति है, क्या रिलेशन है। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, इस प्रकार सवाल पूछा गया है। सवाल पूछा गया है रिलीजन और लॉ को लेकर के। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस के सवालों की जो एक टेंडेंसी रही है, जूरिस्प्रूडेंस के सवालों का जो एक कहीं प्रकृति रही है, या कहें कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो देखिए आपको जो सवाल मिलते हैं ऑनर्स के पेपर में, मैं कहूँगा विशेष रूप से, तो वो सवाल बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होते हैं कि आपको सीधे कहा गया कि लॉ एंड रिलीजन पर फोकस करो, लाइट डालो, या उसका वर्णन करो, या ब्रीफ में लिखो, या आपसे सीधे लॉ को और मॉरलिटी को लेकर के नहीं पूछा गया। कुछ ना कुछ आपको एक स्टेटमेंट टाइप का कुछ ना कुछ आपको एक किसी का वक्तव्य लिखा हुआ मिल सकता है। वक्तव्य मतलब कि जैसे आपको जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन भी पूछनी है तो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन सीधे सीधे ना पूछ करके किसी के हवाले से, किसी के माध्यम से पहले एक 4-5 लाइन की हैवी से जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन लिखी गई। उसके बाद आपसे उस पर कहा गया कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर बताओ, स्कोप बताओ और साथ में इसको डिस्कस करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जूरिस्प्रूडेंस की जो जूरिस्प्रूडेंस का आपका ये पेपर है उसमें आप प्रयास ये करिएगा कि थोड़ा सा डेप्थ में पढ़िएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान से या कहें कि सिंपल सवाल मिलने थोड़ा सा इसमें मुश्किल होंगे। मुश्किल मेरा मतलब कि आपको वो इसकी आपके पेपर की प्रकृति नहीं रहेगी, बिल्कुल आपसे सीधे सवाल पूछे जाएं। जैसे नॉर्मली एक लाइन लिखा हुआ है होफील्ड का राइट का एनालिसिस। अब मैंने आपसे कह दिया कि आप होफील्ड राइट एनालिसिस को पढ़ करके जाइएगा, लेकिन सवाल किस प्रकार का आया। सवाल आया कि with reference to Hofield's analysis of jural relation, explained and illustrate that claim, liberties, powers and immunities are subsumed subsumed under the term right, but it is essential to appreciate that word had undergone 4 different interpretation in its meaning. Means एक विशद व्याख्या सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे से पूछा गया कि भैया होफील्ड के विषय में बताओ या होफील्ड का जो सिद्धांत है वो बताओ। और आगे बढ़ते हैं तो लीगल पर्सनालिटी को लेकर के आपसे सवाल पूछा जाता है। पजेशन को कैसे, पजेशन का जो एक्विजिशन को के मोड्स को लेकर के सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल आया है कि एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पजेशन, आधिपत्य को अर्जित करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। चोरी के अपराध में आधिपत्य किस प्रकार से अर्जित किया जाता है, इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। जो लाइबिलिटी है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट एंड आल्सो गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी, इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछा गया है। अनमोल चाइल्ड का स्टेटस क्या होता है, आइडल मीन्स मूर्ति का स्टेटस क्या होता है, मस्जिद का जो कहें कि विधिक व्यक्तित्व क्या होता है, क्या वो कृत्रिम व्यक्तित्व है, विधिक व्यक्तित्व बोलेंगे या उसको प्राकृतिक बोलेंगे, प्राकृतिक व्यक्तित्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा गया है। लॉ एंड रिलीजन को लेकर के आपसे सवाल पूछा जाता है। और सवाल लॉ एंड मॉरलिटी को लेकर के है, होफील्ड के हम लोगों ने एनालिसिस की बात करी ही है। और नेग्लिजेंस को लेकर के सवाल आपसे पूछा गया था कि नेग्लिजेंस इज कल्पेबल केयरलेसनेस कमेंट। अब बिल्कुल मतलब आप इस पूरे के पूरे पेपर को देखिए, जो पुराना ये पेपर है इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं कि जो बिल्कुल आपसे सीधे सीधा पूछ लिया गया। एक सवाल अगर हम कहें कि डिफाइन लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स वाला जो सवाल है, ये थोड़ा सा है जो सीधे सीधा आपसे पूछा गया है। तो वही चीज हम लोग कह रहे थे कि जो आपका पेपर है, जो आपके पेपर की एक कहें कि जो दशा दिशा है वो इस प्रकार की है कि थोड़ा सा आपको कहें कि घुमा के पूछने का या पेचीदा पूछने का एक प्रयास किया जाता है। हम लोग अगर बात करें कि कौन सवाल आपके लिए, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इस बार जरूरी हैं, तो वो सबसे पहला सवाल मैं कहूँगा कि जो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन है, प्रयास करिएगा कि उसको अलग अलग फिलोसोफर के माध्यम से, अलग अलग जो जूरिस्प्रूडेंस के विद्वान हैं उनके माध्यम से पढ़िएगा कि उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को लेकर के क्या कहा। एक सवाल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सवाल है कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ an investigation of an abstract, general and theoretical nature which seeks to lay bare the essential principles of law and legal systems. In the light of this statement, define jurisprudence and explain its nature and scope. सवाल अगर हिंदी में कहें तो विधि शास्त्र जो है वो विधि के विषय में विशेष प्रकार का अनुसंधान है,
शुद्ध रूप से वैचारिक, व्यापक एवं सैद्धांतिक स्वरूप का ऐसा अनुसंधान जिसका ध्येय विधि तथा विधि तंत्रों के सारभूत तत्वों को स्पष्टता प्रस्तुत करना होता है। इस कथन के प्रकाश में विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रकृति और विशेषता को स्पष्ट कीजिए। अब इसी सवाल को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रकृति और विशेष क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। लेकिन आप इस प्रकार के पैटर्न से एक चीज समझ लीजिए कि सवाल, मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल आपको किसी का स्टेटमेंट, किसी को कोट करके, किसी का वक्तव्य करके पूछे जाने की टेंडेंसी रही है आपके पेपर में। तो जो भी आपका, चूंकि 4th सेमेस्टर है और मुझे नहीं लगता कि पहले से बहुत आपको आदत पड़ी होगी इस चीज की, तो प्रयास ये करिएगा कि जो आप जो सवालों को पढ़ करके आइए वो थोड़ा सा इस प्रकार के, इस नेचर में पढ़ करके आइए। अगले सवाल की अगर हम लोग बात करें तो जो सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे जो कस्टम है, प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेशन है, उनके विषय में पढ़िए। अब जैसे सवाल एक पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सब साइलेंसिव एंड पर इंक्यूरियम। हिंदी में कहें तो विधि के स्रोत के रूप में न्यायिक पूर्व निर्णय से आप क्या समझते हैं? बिना बहस दिए गए निर्णय एवं संविधि से अनिविज्ञता में दिए गए निर्णय में अंतर कीजिए। दोनों में क्या अंतर है? तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है। अमूमन सवाल आप पढ़ करके आते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ में आप कस्टम पढ़ करके आते हैं कि कस्टम लंबे समय से चल रहा हो और एंटिक्विटी में हो और उसका जो एक सामान्य रूप से कायदे से पालन हो रहा हो। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्व निर्णय से आप क्या समझते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए चीज जोड़ करके आपसे पूछी जाने की उम्मीद रहती है कि पर इंक्यूरियम का मतलब क्या है, सब साइलेंसियो का मतलब क्या है। छोटे छोटे टर्म है। कभी कभी ओबिटा डिक्टा के बारे में भी आपसे पूछा गया है। अब जैसे एक सवाल देखें, अगर आगे हम लोग पढ़ें तो देखिए किसी का कोट है, आप इसको जब सुनेंगे तो आप जरूर इसको रिलेट कर पाएंगे किसका है। सवाल है कि एवरी लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड इज अ डायरेक्ट और सर्क्यूसियस कमांड ऑफ अ मोनार्क और सॉवरेन इन द कैरेक्टर ऑफ अ पॉलिटिकल सुपीरियर, दैट इज टू से अ डायरेक्ट और सर्क्यूसस कमांड। मैंने दोनों बार शायद गलत पढ़ा है, दोनों बार सही पढ़ा। कमांड ऑफ मोनार्क और सॉवरेन टू अ पर्सन और पर्सन्स इन अ स्टेट ऑफ सब्जेक्शन टू इट्स ऑथर। In the light of this statement, critically examine the imperative theory of law. अब आपसे imperative theory of law पूछने के लिए पहले स्टेटमेंट आपके ऊपर लादा गया है, कहें कि दिया गया है। तो सामान्यतः आपसे imperative theory पूछी जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं बार बार कि ऑनर्स के पेपर की जो एक टेंडेंसी रही है वो इसी प्रकार की रही है कि थोड़ा सा सवाल को वजनी बनाने का, सवाल को थोड़ा गरुता देने का, गंभीरता देने का प्रयास किया जाता है। तो जो थ्योरीज है, जब आप थ्योरीज को पढ़ रहे हैं तो जो थ्योरी की जो बेसिक फिलोसफी है, थ्योरी मूलतः क्या कहना चाहती है, उस सिद्धांत का मूल दर्शन क्या है, उसको जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्कूल को पढ़ करके बिल्कुल सिंपल से चले आए कि एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस करना, प्योर का मतलब प्योर। जरूरी है कि जानना कि केल्सन ने प्योर थ्योरी के अंदर कहा क्या था। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो रॉस्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है, एक तो सवाल इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता रहा है कभी कि एक हायरार्की मतलब क्रम के तौर पर पूछा जाता रहा है कि नेचुरल लॉ स्कूल से हिस्टोरिकल लॉ स्कूल में जो परिवर्तन थे वो क्या थे, मुख्यतः परिवर्तन क्या थे। लेकिन खूब सवाल ये पूछा गया है कि रॉस्को पाउंड की जो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है उसका मतलब क्या है। सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया कि क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ पाउंड, रॉस्को पाउंड, डीन रॉस्को पाउंड रिगार्डिंग सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियंत्रण के संबंध में पाउंड के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सवाल ABC करके पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी जाता रहा है कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, एक वैलिड कस्टम के एसेंशियल्स क्या है और ग्रैंड नॉर्म का मतलब क्या है। ग्रैंड नॉर्म की इफेक्टिवनेस को लेकर के आपसे सवाल पूछा गया है। जब आप ग्रैंड नॉर्म पढ़ते हैं, केल्सन को पढ़ते हैं, प्योर थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहां से चीजें आपको यहाँ पे निकल करके आती हैं। होफील्ड का जो राइट का एनालिसिस है वो बहुत जरूरी है, हर बार पूछा जाता रहा है, किसी न किसी माध्यम में कह ले, किसी न किसी तरीके से कह ले, हर बार पूछा जाता ही रहा। जैसे एक सवाल में पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। विद रेफरेंस टू होफील्ड एनालिसिस ऑफ जूरल रिलेशन, explain and illustrate that claim liberties, powers and immunities are subsumed under the term right, but it is essential to appreciate that word had undergone 4 different interpretation in its meaning। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी भी थी। अब एक सवाल है, देखिए ये एक मैक्सिम पर आधारित है। सवाल है कि neither animus nor corpus is sufficient by its sets, possession being only due to their union and lasts only until one or either of them disappears। Discuss the statement। ना तो एनिमस मानसिक संकल्प और ना ही कार्पस भौतिक नियंत्रण अपने आप में पर्याप्त होता है। आधिपत्य केवल उनके मिलने से होता है और उस समय तक रहता है जब तक उसमें से एक अदृश्य ना हो जाए। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो अब नॉर्मली जो कहें सामान्यतः हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, ओनरशिप के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके सामान्य सिद्धांत पढ़ करके आते हैं। लेकिन एक बार फिर से देखिए, जो बिल्कुल सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता था उसको भी थोड़ा सा टेक्निकल बनाने का, थोड़ा कहें कि तकलीफ देने का और इस प्रकार से बनाने का कि आपको थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा संकोच हो
क्योंकि जब इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आपके पास तो लिखने का एक कहेंगे क्षेत्र है, स्कोप है, थोड़ा कम हो जाता है। जहाँ पर आपको प्रकाश डालना होता है, वर्णन करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, अवलोकन करना होता है, रेखांकन करना होता है या आलोचना करनी होती है, तो वहाँ पर तो आप खूब लिख पाते हैं। लेकिन ऐसे सवालों में आपको थोड़ा सा बांध दिया जाता है कि आप बस भैया इतना ही लिख करके खत्म करो। जब हम लोग राइट की बात कर रहे हैं तो राइट इन रेम का मतलब क्या है, राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या है, सब चीज़ों को आप देख करके जाइएगा। और पोजीशन में हम लोग जैसे डिफेक्टो पोजीशन पढ़ते हैं, डिजूरे पोजीशन पढ़ते हैं, आपने शायद इंटरनेशनल लॉ अगर पढ़ा होगा या हो सकता है आपके सेमेस्टर में हो, तो वहाँ पर आप रिकॉग्निशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर डिफेक्टो रिकॉग्निशन, डिजूरे रिकॉग्निशन वाली बात भी है। और जब वो पढ़ते हैं, पर्सनालिटी ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पर्सनालिटी में आपके लिए दो चीज़ें और जरूरी हैं, कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट इन रेम, राइट इन पोजीशन, राइट इन पर्सोनम, या मैंने कहा डिफेक्टो पोजीशन, डिजूरे पोजीशन, ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं है कि आपसे पूरी एक 14 नंबर के सवाल में एक पूछ लिया जाएगा। ये आपसे 2-3 करके ABC करके आपसे पूछा जाने की उम्मीद रहती है, तो उस प्रकार से इसको पढ़िएगा। जस्टिस की जो अरिस्टोटल की थ्योरी है, रॉबर्ट नोजिक के बारे में है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूटिलिटेरियन शायद थ्योरी है उनकी, तो वो क्या है उसको पढ़ लीजिएगा कि न्याय के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसका अवलोकन करना है, विवरण देना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लॉ एंड मॉरलिटी को लेकर के देख लीजिएगा कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी, उसको उसका क्या मतलब है, विधि नैतिकता का परस्पर प्रभाव क्या है, और हाउ कैन बी मॉरलिटी बी इन्फोर्स्ड बाई लॉ, किस प्रकार से विधि के द्वारा जो है नैतिकता को इन्फोर्स किया जा सकता है। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते रहे, उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़े तो हम लोगों ने जैसा कहा कि लॉ एंड मॉरलिटी का सवाल है। स्टेट की हम लोगों ने बात करी कि स्टेट का एसेंशियल क्या है, किस प्रकार से स्टेट लॉ बनाता है, कैसे क्या वो सुपीरियर होता है नहीं, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते रहे। और सॉवरेंटी का जो प्रिंसिपल है उसको लेकर के, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर के, लॉ के हम लोगों ने कहा मेरिट डिमेरिट, लॉ की परिभाषा। अब जैसे लॉ की परिभाषा ऐसी चीजें हैं कि वहां पर आपको बताने के लिए तो बहुत कुछ समझ में आता है कि विधि की परिभाषा के तौर पर आप बता बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जब लिखना होता है विधि की परिभाषा, धर्म की परिभाषा या विधि के गुण दोष, तो थोड़ा सा वहां पे समस्या होती है। तो प्रयास करिए कि उसकी हेडिंग वगैरह भी से बना करके रखिए, पॉइंट्स अपने तैयार रखिए। और हम लोगों ने कहा कि जैसे लॉ एंड रिलीजन की अगर बात करें, लॉ एंड रिलीजन का जो सवाल है, तो एक सवाल ये पहले से आया हुआ है कि द नोशन ऑफ लॉ इज इंट्रिंसिकली कनेक्टेड टू रिलीजन बट द प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हैज लेड टू सेपरेशन बिटवीन लॉ एंड रिलीजन। बीच में एक धागा भी है। हिंदी में कहें तो विधि का संबंध अंतरंग रूप से धर्म से जुड़ा हुआ है, किंतु विधियों के संहिताकरण के साथ विधि और धर्म का पृथकीकरण भी हुआ है। इस कथन पर विचार करते हुए विश्लेषण कीजिए कि इस पृथक्करण ने कैसे हिंदू विधि को प्रभावित किया। लॉ एंड मॉरलिटी की बात हम लोगों ने करी ही है, और होफिट के एनालिसिस की बात की हम लोगों ने। हाँ, जहाँ पे आप लोग लीगल पर्सनालिटी पढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से जरूर देखिएगा कि किस केस लॉ में कहा गया जन्मे बच्चे को लेकर के, किस केस लॉ में कहा गया आइडल को लेकर के, किस केस लॉ में कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के। तो इस प्रकार से जो अन्य कई मस्जिद को लेकर के कि उसके विधिक व्यक्तित्व को लेकर के किस केस में कहा गया कि उनका विधिक व्यक्तित्व किस प्रकार का हो। नेग्लिजेंस को लेकर के एक बार सवाल है, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का जो आपका पिछले करीब 2-3 वर्षों का पेपर है, उसका एक मूल्यांकन करके, उसका एक अवलोकन करके आपके सामने मैंने एक ब्रीफ देने का, समरी देने का प्रयास किया है, जो पहले के सवाल आए हैं और जो इस बार आने की जिनकी संभावना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जो आपका अगला पेपर होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके समझ जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें और लाइक शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समझ उपस्थित रहूंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।